बच्चों, आज हम अभिव्यक्ति और माध्यम के अंतर्गत जनसंचार माध्यम पर चर्चा करेंगे। जनसंचार माध्यम समझने से पहले हमें ये जानना आवश्यक है कि संचार किसे कहते हैं, संचार के कितने माध्यम हैं। तो संचार एक प्रक्रिया है और जो तत्वों के माध्यम से संपन्न होती है। संचार के तत्व हैं स्रोत, एनकोडिंग, संदेश, माध्यम, शोर, रिसीवर, फीडबैक, डिकोडिंग। तो इन तत्वों के माध्यम से हम संचार की प्रक्रिया को संपन्न करते हैं, संचार की प्रक्रिया को समझेंगे। सबसे पहले संचार की परिभाषा के बारे में बात करते हैं। संचार की परिभाषा दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, विचारों और भावनाओं के आदान प्रदान को संचार कहते हैं। यानी दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच कोई सूचना, कोई विचार या कोई भावना बांटी जाती है तो ये संचार प्रक्रिया कहलाती है। संचार के तत्व के बारे में अभी मैंने बात की, आपको ग्राफ के जरिए दिखाया। तो स्रोत या संचारक जो संदेश भेजता है, जैसे आपको मैंने कोई संदेश भेजा, घर से कोई सूचना मैंने भेजी, आजकल ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं, तो जो संदेश मैंने भेजा मैं स्रोत या संचारक हो गई। उसके बाद अगला तत्व है एनकोडिंग। भाषा एक तरह का कोड है। संदेश को किसी भाषा में भेजना एनकोडिंग या कूटीकृत कहलाता है, क्योंकि भाषा के चिन्ह होते हैं, उन्हें हम कूट कहते हैं। तो अगर हमने हिंदी में संदेश भेजा तो हिंदी में एनकोडिंग की, इंग्लिश में संदेश भेजा तो इंग्लिश में एनकोडिंग की। इसके बाद अगला तत्व है संदेश, जो सूचना या विचार भेजना है। जैसे अभी मैंने कहा कि एग्ज़ाम से रिलेटेड, मान लीजिए आपका पेपर पोस्टपोन हो गया है, ये इन्फॉर्मेशन हमें भेजनी है, तो ये संदेश हो गया। जिस ज़रिए से हम भेजेंगे वो माध्यम हो गया। अगर हमने फ़ोन से, व्हाट्सएप से भेजा, नेट के ज़रिए, तो ये माध्यम हो गया। इसके बाद रिसीवर या प्राप्तकर्ता, संदेश को पाने वाला, यानी ये संदेश, ये सूचना हमने आपको भेजी है तो आप रिसीवर या प्राप्तकर्ता हुए। तो एक इन्फॉर्मेशन, एक सूचना जो हमने आपको भेजी, हम स्रोत या संचारक, जिस माध्यम से भेजी, जो संदेश भेजा, जिस भाषा में एनकोडिंग की, आप रिसीवर हुए, आपने उस संदेश को प्राप्त किया और फिर उसकी डिकोडिंग की, यानी प्राप्त संदेश में निहित अर्थ समझने की कोशिश। जो मैसेज आपको मिला, उस मैसेज को आपने ओपन किया और उस मैसेज को आपने पढ़ा, उसमें जो अर्थ या जो संदेश दिया गया है उसे समझा। मान लीजिए जो संदेश हमने भेजा वो आपको नहीं प्राप्त हुआ। कई बार आप फ़ोन करते हैं और उसमें देखते हैं कि उधर से आवाज़ नहीं आ रही है। तो संदेश में आने वाली बाधाओं को हम कहते हैं मीडिया की भाषा में शोर या नॉइज़, जब हम तक संदेश नहीं पहुंचता है। और हम जब संदेश प्राप्त कर लेते हैं, यानी डिकोडिंग कर लेते हैं, संदेश को समझ लेते हैं, उसके अनुसार जब हम अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं तो वो प्रतिक्रिया कहलाती है फीडबैक। यानी रिसीवर की प्रतिक्रिया पाने वाले की प्रतिक्रिया फीडबैक कहलाती है। तो इस तरह से हमने देखा कि संचार एक प्रक्रिया है और संचार के कितने तत्व हैं उसके आधार पर वो प्रक्रिया संपन्न होती है। संचार के प्रकार की अगर हम बात करें तो हम कई तरह से संचार करते हैं, कभी बोलकर, कभी संकेतों में, कभी अपने आप से, कभी बहुत सारे लोगों से और कभी एक विशाल वर्ग से। तो उस आधार पर संचार के प्रकार होते हैं। पहला प्रकार है सांकेतिक संचार। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि कभी जब हम केवल संकेतों के माध्यम से अपने विचार व्यक्त करते हैं, जैसे मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का संकेत या किसी दूर खड़े व्यक्ति को इशारे से बुलाना, तो ये सांकेतिक संचार का उदाहरण है।
इसके बाद दूसरा भेद है मौखिक और अमौखिक संचार। आप गुड मॉर्निंग करते हो, उसके साथ सिर झुकाते हो, या आप नमस्ते करते हो और नमस्ते के साथ दोनों हाथ भी जोड़ते हैं, जैसे आप इस चित्र में देख रहे हैं। तो ये मौखिक तथा अमौखिक संचार का उदाहरण है कि हमने पाँव लागू या चरण स्पर्श कहा भी और पैर भी छुए। अगला उदाहरण है अंतःवैयक्तिक संचार। इसको हम इंट्रापर्सनल संचार भी कहते हैं। जब हम अपने आप से, अपने मन में संचार करते हैं, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति से संचार नहीं करते हैं, अर्थात पूजा, प्रार्थना, नमाज, इबादत आदि इसका उदाहरण है। इसके बाद जैसे मैंने पहले बताया था कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, जैसे आप चित्र में देख रहे हैं, तो दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच जब संचार होता है तो हम इसे अंतर्वैयक्तिक संचार कहते हैं, यानी इंटरपर्सनल संचार, जहाँ पर दो लोग या दो से अधिक लोग अपने विचार बांटते हैं। अगला उदाहरण है समूह संचार का। कक्षा, समिति, गोष्ठी, मंडली, टुकड़ी आदि से जब संचार किया जाता है, यानी इसमें जब एक समूह, कुछ ज़्यादा लोग होते हैं, 3, 4, 5 से, तो एक ग्रुप से, एक समूह से संचार करना समूह संचार कहलाता है। और कक्षा इसका एक अच्छा उदाहरण है। जनसंचार, इसमें आप देख सकते हैं कि कितने तरह के संचार दिखाई पड़ रहे हैं। जनसंचार की परिभाषा की अगर हम बात करें तो जब किसी विशाल वर्ग से परोक्ष रूप से यांत्रिक या तकनीकी माध्यम से संवाद कायम किया जाए तो इसे जनसंचार कहते हैं, यानी मास कम्युनिकेशन। भारत में जनसंचार माध्यमों का विकास कब से हुआ? पहला समाचार वाचक देवर्षि नारद को माना जाता है। दूरदर्शन की कल्पना महाभारत के युद्ध से की जाती है, जब संजय ने धृतराष्ट्र को महाभारत के युद्ध का आंखों देखा हाल सुनाया था। भीमबेटका के गुफा चित्र, कठपुतली, लोक नाटक, तमाशा, नौटंकी आदि प्राचीन उदाहरण हैं। और आधुनिक उदाहरणों की अगर हम बात करें, वर्तमान प्रचलित रूपों की बात करें जनसंचार के, तो समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविज़न, सिनेमा, इंटरनेट, ये जनसंचार के वर्तमान प्रचलित रूप हैं। समाचार पत्र और पत्रिकाएं यानी प्रिंट माध्यम, मुद्रित माध्यम जनसंचार की सबसे मजबूत कड़ी माना जाता है। आज़ादी के समय निकलने वाले अखबार हिंदुस्तान, आज, उस समय निकलने वाली पत्रिकाएं सरस्वती, हंस प्रमुख हैं, याद कर सकते हैं आप। और आज के समय के अखबार में भी आप हिंदुस्तान और आज को ले सकते हैं। पत्रिकाएं इंडिया टुडे, धर्मयुग, आउटलुक इत्यादि। भारत का पहला समाचार पत्र था बंगाल गज़ट, जो जेम्स ऑगस्ट हिकी के संपादन में निकला था कलकत्ता से 1780 में। और भारत का पहला हिंदी साप्ताहिक था उदंत मार्तंड, ये भी कलकत्ता से निकला था 1826 में पंडित जुगल किशोर शुक्ल के संपादन में। अगला माध्यम है रेडियो। रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। श्रव्य माध्यम यानी सुना जा सकने वाला माध्यम। प्रिंट माध्यम की ये कमी है कि अनपढ़ व्यक्तियों के किसी काम का नहीं, लेकिन रेडियो एक ऐसा माध्यम है जिससे अनपढ़ लोग भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जागरूक बन सकते हैं। प्रिंट माध्यम के बाद रेडियो श्रव्य माध्यम और उसके बाद टेलीविज़न दृश्य एवं श्रव्य माध्यम। टेलीविज़न यानी दूरदर्शन तेजी से लोकप्रिय हो रहा एक ऐसा माध्यम है जिसमें दृश्यों के साथ साथ हम सुन भी सकते हैं और समाचार पढ़ भी सकते हैं, तो ये लोगों को और अधिक जागरूक बनाता है। इसके बाद सिनेमा। सिनेमा मनोरंजन का एक सशक्त माध्यम माना जाता है जो परोक्ष रूप से सूचना, ज्ञान व शिक्षा देने का कार्य करता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप इसका मनोरंजन है। मनोरंजन के माध्यम से हमें चीज़ें आसानी से समझ में आ जाती हैं, इसलिए फिल्मों के माध्यम से
तरह तरह की सूचनाएं, शिक्षा दी जाती है। उद्देश्यपरक एवं शिक्षाप्रद फिल्में बनती रहती हैं जो हमें शिक्षित व जागरूक करती हैं। पहली फिल्म थी विश्व की द अराइवल ऑफ ट्रेन और भारत की पहली फिल्म थी राजा हरिश्चंद्र जो 1913 में बनी और पहली बोलती फिल्म थी आलम आरा जो 1931 में बनी। इंटरनेट को एक समेकित माध्यम के रूप में जाना जाता है जिसने जनसंचार के सभी माध्यमों को अपने में समेट लिया है। इसमें हम कई तरह की जानकारी, किसी भी तरह की जानकारी कभी भी कहीं भी चुटकियों में प्राप्त कर सकते हैं। तो इंटरनेट सारे माध्यमों को अपने में समेटने वाला माध्यम है जिससे हम तरह तरह की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। जनसंचार के कार्य क्या हैं? जनसंचार हमें सूचना देता है, हमें शिक्षित करता है, यानी इससे हम किसी भी तरह की, जैसे मैंने अभी बात करी इंटरनेट की, तो इंटरनेट की क्या विशेषताएं हैं कि इसमें बहुत गति है। किसी भी तरह की जानकारी हम चुटकियों में प्राप्त कर सकते हैं। इसने दुनिया को विश्वग्राम का सदस्य बना दिया है। यह हमें सूचना देता है, हमें शिक्षित करता है। जनसंचार माध्यम हमारा मनोरंजन भी करते हैं और एजेंडा तय करते हैं, यानी तरह तरह के मुद्दों को उठाते हैं, उनके अनुसार लोगों की सोच को बदलते हैं, सरकार के, समाज के कामकाज पर निगरानी रखते हैं और गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, विचार विमर्श के मंच प्रदान करते हैं। जनसंचार माध्यमों की विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इनमें फीडबैक तुरंत प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया था कि विशाल वर्ग से परोक्ष रूप से संवाद कायम किया जाता है, तो इसमें सीधा संपर्क नहीं होता है संचारक का और प्राप्तकर्ता का, यानी रिसीवर का और स्रोत का। और इसमें कई द्वारपाल काम करते हैं। द्वारपाल संपादक मंडल को कहते हैं मीडिया की भाषा में। जनसंचार माध्यमों का प्रभाव कि ये हमें जागरूक बनाते हैं, हमें सचेत बनाते हैं, हर क्षेत्र की जानकारी प्रदान करते हैं। इनसे हमारा जीवन सरल है, सक्रिय हो गए हैं हम, हर तरह की जानकारी हमें मिलती, हम अवेयर रहते हैं, राष्ट्रीय जीवन हमारे समक्ष गतिशील रहता है, पारदर्शी रहता है और हम सरकार व समाज के कामकाज पर निगरानी रख सकते हैं जनसंचार माध्यमों के द्वारा। गलत फैसलों के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। तो आज हमने जनसंचार माध्यमों के विषय में जाना और आपने भी इसमें काफ़ी कुछ जाना। जो बिंदु रह गए हैं वो हम अगले पाठ में देखेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई शंका हो तो पूछिएगा। अगले पाठ में हम बचे हुए बिंदुओं को कवर करेंगे। तो आज की कक्षा बच्चों यहीं समाप्त करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको संचार माध्यम, जनसंचार माध्यम अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद बच्चों।